The problem with trade. So in the last video, we discussed about the problems that tribals faced because of the forest laws that were imposed by the Britishers. And now in this video, we are going to talk about the trade, the problem which tribals had to face with the trade. हम ये सब देखेंगे कि किस तरीके से जो ट्राइबल्स थे उनकी लाइफ ट्रेड के मामले में भी काफी मुश्किल हो गई थी, मतलब वो व्यापार भी अच्छे से नहीं कर पा रहे थे. So during the 19th century, tribal groups found that traders and moneylanders were coming into the forest more often, wanting to buy forest produce. तो 19th century के टाइम में जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, मतलब जो हमारी जनजातियां हैं, उन्होंने नोटिस किया कि किस तरीके से जो ट्रेडर्स हैं, मतलब जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो मनी लैंडर हैं. मनी लैंडर कौन होते हैं? जो कि पैसा उधार पे देते हैं. तो ये लोग जंगलों में कुछ ज्यादा ही आ जा रहे थे. मतलब पहले ये लोग जंगलों में इतना नहीं जाते थे, बट अब कुछ टाइम से उन्होंने नोटिस किया कि भाई आजकल तो ये जो ट्रेडर हैं, जो मनी लैंडर है, कुछ ज्यादा ही जंगलों में नहीं आ रहे. अब वो आते क्यों थे जंगलों में? वांटिंग टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस. वो जंगलों का जो प्रोड्यूस होता है, मतलब कि जंगलों से जो भी कुछ मिलता है, फ्रूट्स हो गए, रूट्स हो गई, कुछ भी, तो जो जंगलों का सामान मिलता है उसे खरीदने के लिए आते थे. ऑफरिंग कैश लोन. ट्राइबल्स को लोन देने के लिए आते थे कि भाई हमसे उधार ले लो, अगर तुम्हें कुछ काम करना है तो लो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ उधार. इस तरीके से कैश लोन्स देने आते थे. एंड आस्किंग देम टू वर्क फॉर वेजेस. और साथ ही साथ उन्हें काम पे रखने के लिए भी आते थे. उन्हें ये मतलब एक तरीके से हायर करने के लिए आते थे कि तुम हमारे लिए काम कर लो और उसके बदले हम तुम्हें वेजेस देंगे. तो इस तरीके से वो अपने लिए लेबर्स लेने भी आते थे इन फॉरेस्ट में. It took tribal groups some time to understand the consequences of what was happening. तो tribal groups को थोड़ा टाइम लगा ये समझने में कि जो कुछ भी हो रहा है उसका क्या नतीजा होगा, मतलब उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब उसका क्या नतीजा होगा, क्या रिजल्ट आएगा, क्या इम्पैक्ट होगा. तो ये जो ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स बार बार आ रहे थे फॉरेस्ट में, इतना ज्यादा मतलब लोन वगैरह देने पे फोकस कर रहे थे, इन लोगों को, इनको हायर करने पे बात कर रहे थे. ठीक है, तो इस चीज के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे जो कि ट्राइबल्स को बाद में समझ आए कि अच्छा ये जो कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे और हमारे साथ ऐसा हुआ. लेट अस कंसीडर द केस ऑफ द सिल्क ग्रोअर्स. तो यहाँ पे सिल्क ग्रोअर्स मतलब जो कि सिल्क बनाते हैं, उनका एग्जाम्पल लिया है. चलो उनके बारे में देखते हैं कि किस तरीके से उनकी लाइफ अफेक्ट हुई. इन द 18th century, Indian silk was in demand in European markets. तो 18th century के टाइम में इंडियन सिल्क, इंडिया में बनाया जाने वाला सिल्क जो है वो यूरोप के मार्केट में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था. यूरोप में लोग इंडियन सिल्क की डिमांड कर रहे थे. द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वॉज हाईली वैल्यूड एंड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड रैपिडली. तो फाइन क्वालिटी मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो इंडियन सिल्क रहता था उसको यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ही ज्यादा वैल्यू किया जाता था, उसको बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता था. और इसी वजह से क्या हुआ, इंडिया से एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ही जल्दी बढ़ गए. एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? जब किसी एक कंट्री से उसका सामान दूसरी कंट्री में बेचा जाए, ठीक है, सेल किया जाए, तो वो होता है एक्सपोर्ट, राइट. मतलब मान लो दिस इज कंट्री ए एंड दिस इज सेलिंग इट्स प्रोडक्ट इन सम अदर कंट्री से बी, राइट. सो दिस इज एक्सपोर्ट ए कंट्री के हिसाब से. ए कंट्री ने क्या किया? एक्सपोर्ट किया. बट अगर हम बी कंट्री के हिसाब से देखें तो ये कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री से कुछ सामान ले रही है, तो इस कंट्री के लिए क्या हुआ? इंपोर्ट हुआ. तो भेजना होता है, मतलब बेचना होता है एक्सपोर्ट, कि अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में हम कुछ बेचते हैं तो वो एक्सपोर्ट होता है. और अगर हम अपनी कंट्री में दूसरी कंट्री से कुछ खरीदते हैं तो वो इंपोर्ट होता है. तो इन और इम्प से याद रख सकते हो कि इन और इम सिमिलर सा लग रहा है ना. तो जब हम इन कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, तो क्या है? वो इंपोर्ट है. और एक्स एक्स मतलब एग्जिट होता है ना. तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ एग्जिट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो क्या है? हम अपनी कंट्री से कुछ और दूसरी कंट्री में बेच रहे हैं, तो वो एक्सपोर्ट हो गया. तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट है सिल्क का, मतलब कि दूसरे देशों में इंडियन सिल्क जो है वो बहुत ही तेजी से बिकने लगी. As the market expanded, East India Company officials tried to encourage silk production to meet the growing demand. अब जैसे जैसे मार्केट एक्सपेंड हुआ, मार्केट एक्सपेंड मतलब जैसे जैसे इंडियन सिल्क की डिमांड अलग अलग देशों में, अलग अलग मार्केट्स में बढ़ने लगी, वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कोशिश करने लगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनकरेज किया जाए कि वो जो सिल्क है उसको उगाएं, सिल्क जो है उसे बनाएं, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन में लगे, ताकि ये जो ग्रोइंग डिमांड है, मतलब बढ़ती हुई डिमांड है, उसे मीट किया जा सके. ठीक है. हजारीबाग in present day Jharkhand was an area where santhals reared cocoons. तो हजारीबाग जो है वो आज का जो झारखंड स्टेट है उसका एक जगह है. और
ये जो एरिया है यहाँ पे सांथल्स जो हैं, जो कि एक ट्राइब है, ये कुकून्स जो है उसे रियर करती थी। कुकून क्या होता है? कुकून देखो सिल्क मॉथ होता है, एक तरीके से बटरफ्लाई की तरह एक क्रिएचर, मतलब इंसेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सिल्क मॉथ होता है। अब सिल्क मॉथ क्या करता है, जब वो एग देता है उससे पहले क्या होता है, मतलब कि सिल्क मॉथ मॉथ बनने से पहले कैटरपिलर होता है। आपको पता है ना, कैटरपिलर होती है, तो कैटरपिलर के बाद ही तो वो बटरफ्लाई बनते हैं, राइट। तो ये जो कैटरपिलर है ना, वो क्या करती है, वो अपने आसपास इस मॉथ में चेंज होने के लिए, मतलब सबसे पहले जो एग था उसमें से कैटरपिलर निकली, उस कैटरपिलर वो क्या करती है, वो अब क्योंकि ये कैटरपिलर तो बनी नहीं रहेगी, इसे बटरफ्लाई भी बनना है, ठीक है, इसे ये मॉथ भी बनना है, ठीक है। तो मॉथ बनने के लिए वो क्या करते हैं, कैटरपिलर ना अपने चारों तरफ एक बहुत ही, मतलब ब्लैंकेट की तरह ना अपने चारों तरफ बुन लेता है, ठीक है, अपने ही सलाइवा से, अपने ही जो अंदर से कुछ सिक्रीट करके वो अपने चारों तरफ एक ब्लैंकेट सा, एक कॉटन का ब्लैंकेट सा बनने लगता है, बहुत ही ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट एक बॉल सी बन जाती है, और इसके अंदर जो है ये कैटरपिलर होती है, और ये कैटरपिलर इसके अंदर ही ये मॉथ बनती है, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम को जो इसने अपने चारों तरफ ये ब्लैंकेट बुना, इस चीज को हम कहते हैं कुकून। तो जो सांथल्स थे ये कुकून को रेयर करते थे, मतलब वो इस तरीके से सिल्क मॉथ को पालते थे, फिर सिल्क मॉथ जो है वो अंडे देंगे और उससे कैटरपिलर बनेगी, और कैटरपिलर अपने चारों तरफ ये कुकून बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस कुकून से, ये जो इसने अपने ब्लैंकेट बनाया ना चारों तरफ, इसी से सिल्क बनता है। The traders dealing in silk sent in their agents who gave loans to the tribal people and collected the cocoons. तो ये जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे जो कि सिल्क में डील करते हैं, मतलब कि जो सिल्क खरीदते हैं बेचते हैं, वो ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो अपने एजेंट्स को इन ट्राइब्स के पास भेजते हैं। अब वो एजेंट क्या करते हैं, वो इनको ट्राइब्स को लोन देते हैं, कर्जा देते हैं, और साथ ही साथ उनसे कुकून खरीदते भी हैं। द ग्रोअर्स वर पेड 3 to ₹4 फॉर 1000 ऑफ कुकून्स। तो ये जो ग्रोअर्स है, मतलब जो लोग कुकून को बनाते हैं, उनको रेयर करते हैं, तो उन लोगों को लगभग 1000 कुकून्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 रुपए जो है वो दिए जाते थे, मतलब जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। आज के लिए तो कम ही है, उस टाइम के लिए भी ये जो रुपए 3 है 4 है, ये बहुत ही ज्यादा कम था। मतलब 1000 कुकून्स के लिए सिर्फ और सिर्फ उन्हें 3 या 4 रुपए मिलते थे। These were then exported to बुर्दवान और गया where they were sold at 5 times the price। तो उसके बाद एजेंट्स जो हैं उन्होंने तो बहुत ही सस्ते दाम में, मतलब रुपए 3 या 4 रुपए पर 1000 में कुकून्स को खरीद लिया इन ट्राइब्स से, और उसके बाद उन कुकून्स को क्या किया जाता है, उन्हें बुर्दवान या फिर गया में भेजा जाता है। अब यहाँ पे इन लोगों ने ना, मतलब वैसे तो ये जो कुकून है वो बुर्दवान या फिर गया में ही भेजे जा रहे हैं, जो कि इंडिया में ही सिटी है, बट स्टिल इन लोगों ने इस चीज के लिए एक्सपोर्ट वर्ड यूज किया है, जो कि हम नॉर्मली किस लिए यूज करते हैं, जब किसी दूसरे देश में हम कुछ बेचते हैं। तो आप इसके साथ ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, एक्सपोर्ट का बेसिक मतलब तो यही होता है जब हम किसी दूसरी कंट्री में कुछ सेल करते हैं। बट यहाँ पे फिर भी उन्होंने सेम कंट्री के बीच में ही, क्योंकि ये जो ट्राइब्स हैं वो तो हमारी कंट्री में ही रह रहे हैं, और हम अपनी कंट्री से ही किसी दूसरे सिटी में, जैसे झारखंड से गया, मतलब बिहार वगैरह में भेजा जा रहा है, तो उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे एक्सपोर्ट ही वर्ड यूज कर लिया है। बट आप इसके साथ ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। मतलब मेनली क्या है कि ये जो ट्राइब्स थी, इनसे कुकून लेकर एजेंट्स जो हैं वो गया वगैरह में जो कुकून्स हैं वो भेज दिया करते थे, बेचते थे, और उसको कितने दाम पे बेचते थे, लगभग 5 गुना ज्यादा प्राइस पे बेचते थे। मतलब मान लो जो एजेंट्स हैं उन्होंने इन ट्राइब्स से सिल्क कितने का खरीदा, सिर्फ 3 रुपए से खरीदा, 1000 कुकून्स जो हैं वो खरीदे 3 रुपए के, और आगे उन्होंने क्या किया, ये जो 1000 कुकून्स हैं वो मान लो 15 रुपए पर 1000 जो कुकून्स हैं उसके दे दिए। तो मतलब लगभग 5 गुना ज्यादा प्राइस पे वो आगे बेचते थे। तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा मुनाफा जो है कमाते थे। द मिडिल मैन सो कॉल्ड बिकॉज दे अरेंज द डील्स बिटवीन द एक्सपोर्टर्स एंड सिल्क ग्रोअर्स। इन लोगों को, जो एजेंट्स वगैरह हैं, जो मिडिल मैन रहते हैं, इनको क्या कहा जाता है, मिडिल मैन। अब मिडिल मैन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये एक्सपोर्टर्स एंड ग्रोअर्स के बीच में एक तरीके से डील करा रहे हैं। क्योंकि मिडिल मैन ने तो कोई वैसे कुछ बनाया नहीं ना, उन्होंने उसने क्या किया, उन्होंने ट्राइब्स से जो ग्रोअर्स हैं, जिन्होंने जो कुकून है वो रियर किया है, उससे खरीद के, ये मिडिल मैन है बीच में इसने क्या किया, इसने बस एक्सपोर्टर को दे दिया। तो इसने क्या किया, एक तरीके से ट्राइब्स और एक्सपोर्ट को मिलाया है, तो उनके बीच में ये एक मिडिल मैन का काम कर रहा है, एक बीच के पर्सन का काम कर रहा है, इसलिए इसे मिडिल मैन कहा जाता है। और ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है कमाता है। ही मेड ह्यूज प्रॉफिट्स, बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाता है ये सिस्टम से। इनसे सस्ते में खरीदेगा और इनको बहुत ही महंगे दाम में बेच देगा, इस हिसाब से अच्छा पैसा बनाता है। बट जो सिल्क ग्रोअर्स हैं वो बहुत ही कम पैसा कमा पाते हैं,
Understandably, many tribal groups saw the market and the traders as their main enemies. अब क्योंकि इस पूरी ट्रेड के सिस्टम से, इन ट्रेडर्स से इन लोग को इतना ज्यादा नुकसान हो रहा था कि जो ट्रेडर्स है वो तो भाई 5 गुना ज्यादा प्राइस पे आगे बेच दे रहे हैं, बट इनको बहुत ही कम पैसा दे रहे हैं, सिर्फ 3 रुपए, सिर्फ 4 रुपए 1000 कूपन्स के लिए, तो वो उनके लिए बहुत ही कम था। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये जो ट्राइब्स हैं ये ट्रेडर्स को, इन व्यापारियों को और पूरी मार्केट को अपने एनिमी की तरह देखने लगे। अब उन्हें मार्केट जो है, ये जो पूरा सिस्टम था खरीदने बेचने का, ट्रेडर्स व्यापारी उन्हें अपने दुश्मन की तरह नजर आने लग गए। राइट नाउ द सर्च फॉर वर्क। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने ट्राइबल्स को जंगलों में आना जाना बंद कर दिया था, मना कर दिया था, और उस वजह से क्या हुआ, जो ट्राइबल्स हैं उन्हें अपना पूरा घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर जाना पड़ा और कुछ और काम देखना पड़ा। तो उसी के बारे में है ये सेक्शन कि किस तरीके से जो ट्राइबल्स थे उन्हें बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती थी कहीं और काम ढूंढने में, और उनकी सिचुएशन बहुत ही खराब रहती थी। द plight of the tribals who had to go far away from their homes in search of work was even worse. मतलब कि जो ट्राइबल्स अपने घरों से दूर कहीं और काम ढूंढने जाते थे उनकी हालत तो और भी ज्यादा बुरी थी। From the late 19th century, tea plantations started coming up. तो late 19th century मतलब 1880s 1890s से धीरे धीरे करके क्या हुआ, प्लांटेशंस जो हैं, टी प्लांटेशन मतलब कि जो चाय के बागान होते हैं ना, चाय की जो प्लांटेशन है वो होनी स्टार्ट हो गई थी। और साथ ही साथ माइनिंग जो इंडस्ट्री है वो भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव कर रही थी, बहुत ही ज्यादा डेवलप कर रही थी। मतलब कि माइनिंग जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री बन रही थी, उसमें भी बहुत ज्यादा जो है काम हो रहा था, और साथ ही साथ टी प्लांटेशन भी इस टाइम तक आ गई थी। ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर्स टू वर्क द टी प्लांटेशन ऑफ असम। तो बहुत सारे ट्राइबल्स जो हैं उन्हें रिक्रूट किया गया, उन्हें काम पर रखा गया, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को रखा गया कि कहाँ पे, जो असम की टी प्लांटेशंस हैं उनमें काफी सारे ट्राइबल्स को रखा गया। एंड द कोल माइंस ऑफ झारखंड, साथ ही साथ जो झारखंड की कोल माइंस थी उनमें भी काफी सारे जो ट्राइबल्स थे उनको रिक्रूट किया गया। दे वर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स। अब इन लोगों की ये जो रिक्रूटमेंट होती थी, इनको ये जो काम मिलता था वो मिलता था किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। मान लो यहाँ पे माइन वगैरह है, अब इसमें इस माइन के ओनर को कुछ लोग चाहिए, कुछ लेबर चाहिए, तो ये क्या करेगा, ही विल कॉन्टेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्टर। तो ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, फिर इन ट्राइबल्स को हायर करता है। तो इस कॉन्ट्रैक्टर ने इन ट्राइबल्स को एक तरीके से हायर किया और फिर इसको इस माइन में भेजा कि ठीक है तुम अब इस माइन में काम करने जाओ। तो इस माइन वाले ने तो सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्टर को बोला था भैया मुझे बंदे चाहिए, तुम काम के लिए भेज दो। तो इस कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, ट्राइबल्स को लाया और काम पे भेज दिया। बट ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, ये इन ट्राइबल्स को बहुत ही ज्यादा कम पैसे देता था उनके काम के लिए। मान लो ये माइन वाला फिर भी कॉन्ट्रैक्टर को ज्यादा रुपए दे रहा है कि तुम्हें आगे अपने जो वर्कर्स हैं उन्हें पैसा देना होगा, तो ये खुद तो अच्छा खासा पैसा लेता है, बट आगे ट्राइबल्स मतलब कि जो वर्कर्स हैं उन्हें बहुत ही कम पैसा देता था। तो जो ट्राइबल्स थी उनकी वेजेस जो है वो बहुत ही ज्यादा लो थी एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम। और साथ ही साथ इन लोगों को अपने घर वापस जाने के लिए भी रोका जाता था। अगर ये लोग कोशिश करते थे कि भाई छुट्टी लेके अपने घर जाएं या फिर कैसे भी परमानेंटली भी अगर ये लोग घर जाना चाह रहे हैं, तो इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा रोक लगाई जाती थी, इनको जाने नहीं दिया जाता था। तो इनकी सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। अब आपको इस सिचुएशन की जो गंभीरता है वो और ज्यादा इससे पता चलेगी जो यहाँ पे बात बताई हुई है। कोल माइनर्स ऑफ बिहार 1948। तो यहाँ पे आप ये फोटो देख सकते हो, ये दो कोल माइनर्स हैं, ये कोल जो माइन है उसमें काम करते हैं। So in 1920s, about 50% of the miners in Jharia and Raniganj coal mines of Bihar were tribals. तो बिहार की जो झरिया और रानीगंज की कोल माइने हैं उसमें लगभग 50% जो वर्कर थे ना वो ट्राइबल्स थे। ठीक है, वर्क डीप डाउन इन द डार्क एंड सफोकेटिंग माइंस वाज नॉट ओनली बैक ब्रेकिंग एंड डेंजरस, इट वाज ऑफन लिटरली किलिंग। मतलब कि अब माइंस क्या होती हैं, उनमें जो गड्ढे वगैरह खोद खोद के, मतलब उसमें पूरा नीचे जमीन के नीचे से खुदाई करनी होती है, फिर कोल वगैरह निकालना होता है। तो इसमें क्या होता है, मान लो ये जो है ये ऊपर का सरफेस है और नीचे इस तरीके से माइंस है, ये जमीन के अंदर है। तो जमीन के अंदर मान लो इतने अंदर तक उन लोग को जो है यहाँ पे खुदाई करनी पड़ रही है माइंस की। तो ये जो पूरा काम है ये बैक ब्रेकिंग तो होता था, मतलब एकदम कमर तोड़ने वाला, बहुत ही ज्यादा मेहनत वाला काम होता था, डेंजरस होता था, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम जमीन के अंदर काम कर रहे हो और कभी भी नहीं पता होता कि ये जो ऊपर की रूफ है वो कब कोलैप्स कर जाए।
और ऊपर से तो कोल की माइन है, मान लो कोई चिंगारी भी लग गई तो यहाँ तो बहुत ही बड़ा धमाका हो जाना है ना। तो जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हें टाइम भी नहीं मिलेगा कि वो यहाँ से निकल पाए। सो इट वॉज रियली डेंजरस, और ये आज भी डेंजरस है। जो लोग माइंस वगैरह में काम करते हैं, इट इज रियली डेंजरस फॉर देम टू वर्क देयर, राइट। तो और डेंजरस तो था ही था, इसके साथ लिटरली किलिंग, मतलब कि लोगों की जान जा रही थी, ये जानलेवा काम था। सो in the 1920s, over 2000 workers died every year in the coal mines in India. लगभग 1920s में क्या हुआ, उस टाइम से लेकर मतलब ऐसा देखा गया कि लगभग हर साल 2000 वर्कर्स की जानें जा रही हैं कोल माइंस में काम करने से। सो इट इज नॉट अ वेरी स्मॉल नंबर, इट इज अ बिग नंबर। और इसमें मतलब 2000 लोगों की जान जा रही है माइंस में काम करने की वजह से। और ये जो लोग थे वो ज्यादातर ट्राइबल्स थे, जैसा कि हमने देखा। तो जो ट्राइबल्स थे, देयर लाइफ वाज नॉट एट ऑल इजी। उनकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें थी। पहले उनकी लाइफ फिर भी थोड़ी बहुत बेटर थी, बट जैसे ही ये ब्रिटिशर्स वगैरह आए, जैसे ही ट्रेडर्स अपना फायदा देखने लग गए, वैसे ही इनकी जो लाइफ है वो और ज्यादा खराब होने लग गई।